हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआर जीएस एकेडमी डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। निर्धनता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। साथ ही इसे विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस भी कहते हैं। ठीक है, चाहे आपसे निर्धनता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा जाए या विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के विषय में पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या है आपका? 17 अक्टूबर। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। यूएनजीए के द्वारा इनको घोषित किया गया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट होती है, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ठीक है, तो ये हो गई इसकी थीम। और इसका हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं सुविधा के लिए। अच्छा काम और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। ठीक है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलिए। खास करके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश जरूर देखा करिए। भले ही आपका मीडियम केवल हिंदी हो, खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश देखना जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं, समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय। ठीक है, समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय, हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया, इसी कारण चर्चा में। ठीक है, कहाँ पर किया गया लोकार्पण? गांधीनगर, गुजरात में गांधीनगर में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा, कौन है? अमित शाह हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री, इनके द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण का मतलब अभी कंप्लीट हो चुका है और जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में इसे स्थापित किया गया है। समूह में 1857, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें 1857 से लेकर 1947 तक को कवर किया गया है। ठीक है, आज़ादी तक का। और इन 90 सालों के बीच जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रेरक तत्व रहे हैं उनको उभारना है हर क्षेत्र में। तो ये समूह में जो ये कार्य किया गया वो किससे प्रेरित है? 1857 के में स्वतंत्रता संघर्ष, आज़ादी संघर्ष इसमें लिखा है, पर एक्चुअल में देखें तो स्वतंत्रता संघर्ष मान सकते हैं। ठीक है, 12 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, आप सामान्यतः मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी अवध क्षेत्र में, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसमें ज़्यादा केंद्रित रहे। साथ ही आसपास के स्टेट्स को भी उसने थोड़ा बहुत प्रभावित किया। गुजरात आपको कम ही उदाहरण के रूप में मिलता है, लेकिन समूह में 12 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी 1857 के दौरान। वास्तव में उद्देश्य भी यही है भारत सरकार के, जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो जिन्हें याद नहीं किया जाता उनके बलिदान के लिए, किसी न किसी कारण से वो पॉपुलर नहीं हो पाए, उनको उभारना है। क्योंकि कुछ आप देखेंगे, कुछ क्रांतिकारी, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बहुत ही सहजता के साथ पॉपुलर हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका त्याग का स्तर बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन पॉपुलैरिटी ना होने की वजह से वो दबे रह गए। तो उद्देश्य यही है कि अनसंग हीरोज़, ठीक है, जो आपके ऐसे हीरो जिनके नाम आप नहीं जानते, उनको उभारना है, उनको आपके सामने लाना है। ठीक, तो आज इन्हीं के बलिदान को समर्पित 12 स्तंभ, चूँकि 12 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो 12 स्तंभों वाला एक सुंदर स्मारक बनाया गया है। साथ ही देश के इतिहास, भाषा और संस्कृति के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए पुस्तकालय का भी इसके साथ निर्माण किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया हाल ही में, और ये चर्चा में है क्योंकि बाक निन है। ठीक, बाक निन एक सिटी है वियतनाम की, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसके द्वारा? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इस समय वो कहाँ पर है? वियतनाम की यात्रा में है, और इसी समय उनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वियतनाम में अगर देखें तो भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित देश ही दिखता है, और रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो उनकी कृतियाँ यहाँ पाठ्यक्रम तक में शामिल है। ठीक है, उनको वियतनामी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है और वहाँ के पाठ्यक्रमों तक में शामिल दिखती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है भारत के लिए और आर एन टैगोर के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जीसीपी, ठीक है, इसे आप हरित ऋण प्रोग्राम या कार्यक्रम भी कह सकते हैं। क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने और व्यापार करने की अनुमति देता है। ठीक है, व्यक्ति भी हो सकते हैं और संस्थाएं, याद रखिए। इसी तरह आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में कि केवल व्यक्तियों के लिए, केवल संस्थाओं के लिए, दोनों के लिए। तो आप यहाँ देखिए, दोनों के लिए, व्यक्तियों और संस्थाएं दोनों आप ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं और उनका व्यापार भी कर सकती हैं, अर्थात उनकी कीमत वसूल सकते हैं। तो क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, और उस उद्देश्य देख लेते हैं क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का। तो पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण, पर्यावरणीय जो प्रयास है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो आप उसकी कीमत भी पा सकते हैं
प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से। ठीक है, और देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है लाइफ अभियान। ठीक है, लाइफ अभियान के विषय में हम आपको बताते हैं। ठीक है, लाइफ अभियान भारत में चालू किया गया था, या मिशन लाइफ एक ही बात है। इससे प्रेरित एक स्वैच्छिक, ठीक है, स्वैच्छिक पहल है, आपकी इच्छा पर है। ग्रीन क्रेडिट का व्यापार घरेलू बाजार मंच पर किया जाए, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि ग्रीन क्रेडिट का व्यापार आप घरेलू जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक, कुछ गतिविधियां हैं ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत, ये आप देख लीजिए सरसरी निगाह से। और हाँ, यहाँ पर ऐसे सवाल बन सकते हैं कि कौन सी ऐसी गतिविधि है जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित हैं, इस तरह के सवाल आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी और मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन, ये गतिविधियां हैं जो आपकी ग्रीन क्रेडिट का कार्यक्रम के अंतर्गत जीसीपी के अंतर्गत शामिल की गई। इन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिए। आगे देख लेते, जैसे मैंने बताया कि मिशन लाइफ या लाइफ अभियान के विषय में बताता हूँ। तो क्या है ये चीज़, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्लियर हो जाती है चीज़ें, इसलिए इसका फुल फॉर्म जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोप 26, ठीक है, कोप 26, 27 भी हाल ही में हो चुका है, तो ये कब की बात है, कोप 26 की बात है। कोप 26 आपका कब हुआ था, 2021 में हुआ था। ठीक है, ग्लासगो में, वहाँ पर मिशन लाइफ या लाइफ अभियान को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर जन आंदोलन के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करना और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर। आपने देखा कि जीसीपी भी आपका क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर। तो इसी के मिशन लाइफ से ही प्रेरित होकर जीसीपी को शुरू किया गया है। और ग्लासगो में कोप 26, ठीक है, यूएनएफसीसी का जो सम्मेलन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और उनका उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण को क्या रूप दिया जाए, जन आंदोलन को रूप दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अपार आईडी, ठीक है, ये भी हाल ही में चर्चा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको क्या है इसके अंतर्गत, अपार आईडी, APAARID। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अपार क्या है आपका, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, इसे चालू किसने किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले HRD मिनिस्ट्री थी, वो आपकी हो गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। उसकी पहल है, कैसी पहल है, वन नेशन वन स्टूडेंट ID पहल है। ठीक, वन नेशन वन स्टूडेंट ID पहल है। ठीक, इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अपार कार्ड में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा स्टूडेंट का। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा आपका। इसमें स्टूडेंट की सारी एकेडमिक जानकारी दर्ज हुई, कब एडमिशन लिया, कब स्कूल बदला, कौन से विषय पढ़े, कितने नंबर आए, सारी जानकारी स्टूडेंट्स की इसमें दर्ज होगी। और जैसे वो 18 साल का पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली वोटर ID से उसका नाम जुड़ जाएगा। इसके लिए आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि मेरा वोटर ID बने। ठीक है, साथ ही डेटा को गोपनीय रखा जाएगा। और एक चीज़ इसमें, चूंकि स्कूली बच्चों के लिए, तो अपार ID के लिए क्या किया गया है, अभिभावकों की सहमति आवश्यक मानी गई है। अभिभावक सहमति देंगे तभी ये ID आपको आपके लिए जनरेट की जाएगी। क्लियर, तो अपार के विषय में आपको जानकारी मिल गई और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप प्राथमिकता के साथ आप इसे देखें। पोलैंड संसदीय चुनाव, ये भी हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, देख लेते हैं इसके अंतर्गत। उदारवादी डोनाल्ड टस्क की इसमें विजय हुई है। ठीक है, डोनाल्ड टस्क काफ़ी यूरोपीय कमीशन से भी संबंधित रहे, अध्यक्ष रहे और यूरोपीय यूनियन के हिमायती रहे हैं। जबकि पोलैंड में ज़्यादातर जो सरकारें बनी हैं वो रसिया हिमायती रहे हैं। तो और यूक्रेन के संघर्ष को देखते हुए इस चुनाव की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय यूनियन समर्थक व्यक्ति की जीत हुई है जो उदारवादी है। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस पार्टी अभी तक जो कब्जे में सत्ता में थे, PIS बोलते हैं। ठीक है, PIS पोलैंड की भाषा के अंतर्गत है। ठीक है, तो लॉ, इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है लॉ एंड जस्टिस पार्टी। इसके शासन का अंत हुआ है। महिलाओं और युवाओं के समर्थन से ये जीत हासिल हुई है। महिलाओं के और युवाओं के अपने मुद्दे थे। ठीक है, चर्च की कसावट से ये लोग परेशान थे और इसलिए डोनाल्ड टस्क के पक्ष में वोटिंग ज़्यादा हो गई। PIS के नेतृत्व में सरकार और कैथोलिक चर्च, जैसे मैंने बताया, कैथोलिक चर्च और सरकार ने गर्भपात कानूनों को बहुत ही कठोर किया था। पहले ही कठोर थे। कैथोलिक परंपरा के अनुसार जो गर्भपात है, एबॉर्शन है महिलाओं का, वो काफ़ी कठिन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है
और 2020 में पीआईएस की गवर्नमेंट ने इसे और भी कठोर कर दिया था और लगभग अबॉर्शन को क्या बना दिया था, असंभव के स्तर पर ला दिया था। तो इसके खिलाफ लगातार महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। और चूंकि डोनाल्ड टस्क ने एक आश्वासन दिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो इन कानूनों को उदार बनाया जाएगा, संभवतः इसी कारण डोनाल्ड टस्क को विजय भी हासिल हुई है। तो आगे चलते हैं। मार्टी अहतिसारी, ठीक है, ये हाल ही में चर्चा में है। इनका निधन हुआ है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है इनके साथ साथ। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और नोबेल अवार्ड किसका मिला इनको, शांति का मिल चुका है। इससे जो है सम्मानित हैं ये। शांति समझौतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इन्हीं के प्रयासों के आधार पर इनको नोबेल का नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, देख लेते हैं क्या ऐसे प्रयास किए गए थे इनके द्वारा जिसकी इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वो हैं कोसोवो और सर्बिया संघर्ष। ठीक है, कोसोवो और सर्बिया का संघर्ष, इसमें इन्होंने सर्बिया को कोसोवो छोड़ने के लिए तैयार करने में सहमति प्राप्त कर ली। नामीबिया की स्वतंत्रता का भी प्रयास, स्वायत्तता का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया। आचे प्रांत आपका इंडोनेशिया में, इसकी स्वायत्तता की संबंधी समझौते के विषय में भी इनके प्रयास उल्लेखनीय रहे हैं। साथ ही उत्तरी आयरलैंड की शांति प्रक्रिया को भी उन्होंने अंजाम दिया। उत्तरी आयरलैंड में जो आतंकवादी संगठन थे उनको निशस्त्रीकरण के लिए मनाने में इनकी भूमिका मानी जाती है। तो क्लियर, आगे चलते हैं। भारत ब्रिटेन प्रथम 2+2 वार्ता, आपने अमेरिका के साथ भारत की 2+2 वार्ता देखी है। अब भारत ब्रिटेन के साथ भी भारत की पहली 2+2, ठीक है, प्रथम, इसको याद रखिए क्योंकि पहली बार हो रही है और जो चीज़ें पहली बार अंतिम बार ऐसे होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक, कहाँ पर, नई दिल्ली में ये वार्ता हुई है। 2+2 वार्ता का मतलब है कि विदेश मंत्री दोनों तरफ के और डिफेंस मिनिस्टर आपके दोनों तरफ के शामिल होते हैं। ठीक, और इन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा फोकस चर्चा होती है। हालांकि इनसे अलग भी चर्चा हो सकती है, पर मुख्य मुद्दे आपके विदेश और रक्षा क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के साथ प्रथम 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुई है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बहुमुखी उपयोग हो सकता है, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी का लेटेस्ट डेटा आया है भारत सरकार की तरफ से, उसे आप देखिए। देश में महिलाओं की श्रम भागीदारी, ठीक है, लेबर फोर्स में जो महिलाओं की भागीदारी पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% की इंक्रीमेंट के साथ देखा गया है और 2022-23 में बढ़कर ये कितना हो गया, 37%। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है 2021-22 में कितना था, तो चूंकि 4.2% की वृद्धि है तो आप इसे 37% में घटा देंगे तो आपको 21-22 का भी पता चल जाएगा। इसी तरह कॉन्सेप्ट इसके जनरेट होते हैं। PLFS रिपोर्ट है ये। ठीक है, PLFS क्या होती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आधार पर रिपोर्ट जनरेट की गई है और 2022-23 का आंकड़ा। ठीक है, आपसे जो पूछा जाएगा 2022-23 का पूछा जाएगा या तो एक साल पीछे पूछा जा सकता है, जहां से इसको कंपेयर किया गया 4.2% की वृद्धि के रूप में। क्लियर, आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हाल ही में चर्चा में रहा है, अब इसका अनावरण हुआ। अभी तक इसके विषय में घोषणाएं थी, तो अनावरण होने के कारण ये और चर्चा में आ गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वास्तव में है क्या, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और इसका अनावरण किया गया कहाँ पर, मेरीलैंड कहाँ, यूएसए में मेरीलैंड में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। ठीक है, भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। एक उल्लेखनीय विशेषता ये है, तो ये इसमें 3 चीज़ें आप याद रखिए। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किनकी है, तीसरा स्थल और चौथा सब भारत के बाहर। हाँ, 4 पॉइंट इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरा ही महत्वपूर्ण है जो भी इसमें मेंशन है। भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ओवरऑल सबसे ऊंची नहीं लिखना है आपको, मैं वो याद रखना है कि क्या याद रखना है, भारत के बाहर, ये जरूर आप याद, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जरूर आप याद रखिए, यही आपसे सबसे ज़्यादा ह्यूमन एरर कराते हैं। कॉन्स्टेंट्स है आपका भारत के बाहर। क्लियर, इससे क्या तात्पर्य निकलता है, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति इससे भी ज़्यादा आपके देश के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हो गए 10 महत्वपूर्ण तथ्य, जिनमें आप ओवरऑल देखेंगे तो 10 की बजाय आपको 30+ फैक्ट्स मिल जाएंगे। निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा, आप रेगुलर बेसिस पर इनको देखते रहिए।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ।